जय श्री राम। तो हम जो है कर रहे हैं 2024 का पहला सेट फिजिक्स का। और जो है पार्ट 1 में हमने 3 के ख तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन है 3 का ग। यह कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति स्थिति में उसमें कैसे धारा प्रवाहित होगी वो समझाना है। तो एक पीएन संधि डायोड बनाते हैं पहले। मतलब उसका डायग्राम, ये इधर मेरा है पी क्षेत्र और इधर है एन क्षेत्र और बीच में ये है मेरी अवक्षय परत। ओके, तो पी क्षेत्र में मेरे को मोस्टली मिलेंगे कोटर्स, कोटर यानी होल्स, और उसके साथ साथ मतलब होल्स है इसमें मुख्य आवेश वाहक और कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। और एन क्षेत्र में मुख्य रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुख्य आवेश वाहक, और कुछ कोटर भी होंगे अल्प आवेश वाहक। और बीच में जो अवक्षय परत है इसमें कोई आवेश वाहक नहीं होगा। इसमें एक साइड ये निगेटिव आवेश और दूसरी साइड पॉजिटिव आवेश, ताकि ये एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। और ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जो है तीर जो है उसकी दिशा दिखा रहे हैं। तो एक कोटर पर इधर की ओर बल लगाएगा क्योंकि पॉजिटिव आवेश पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और इलेक्ट्रॉन ऊपर इधर की ओर बल लगाएगा। मतलब ये जो है मुख्य आवेश वाहकों को इधर से उधर जाने से रोक देगा कि उधर ही रुक जाओ, किधर जा रहे हो। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, इस पीएन संधि डायोड को इसने कहा है अग्र अभिनत। ठीक है, अग्र अभिनत में क्या करते हैं, पी क्षेत्र को उच्च विभव से जोड़ते हैं, एन क्षेत्र को निम्न विभव से। तो पी क्षेत्र को क्या करते हैं, एक किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एन क्षेत्र को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो ये ऐसे जोड़ दी। अब देखो, अब जब इस बैटरी से जोड़ा हमने तो ये बैटरी क्या करेगा, इसमें एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएगी जिसकी दिशा क्या है, जिसकी दिशा जो अवक्षय परत के भीतर विद्युत क्षेत्र है उससे विपरीत दिशा में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया इसने, बैटरी ने। जब जैसे हमने इसको अग्र अभिनत स्थिति में जोड़ा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ये विद्युत क्षेत्र जो इन कोटरों को इधर जाने से और इन इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोक रहा था, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा जैसे जैसे हम इसको बाहर वाले विद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे। या यूँ कहे कि जैसे जैसे इस बैटरी की वोल्टता बढ़ेगी वैसे वैसे जो इस अवक्षय परत का जो विभव प्राचीर है वो क्या हो जाएगा, कम कम होता जाएगा, और एक टाइम पे फिर ये पूर्ण रूप से धारा इसमें बहने लगेगी। तो पॉइंट क्या है कि अग्र अभिनत में थोड़ा ऐसे करने का, अग्र अभिनत जैसे हमने इसे किया तो क्या है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है, फोकस आउट ऑफ फोकस है, बाह्य विद्युत क्षेत्र संधि के विद्युत क्षेत्र के विपरीत। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे विभव प्राचीर का मान घटता है। कैसे भाई, सोचो कि ये विभव प्राचीर है 0.7 वोल्ट, मैंने बैटरी लगा दी 0.3 वोल्ट की, तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र इसका विपरीत दिशा में, मतलब
कम हो जाएगा और कितना बचेगा, 0.4 बचेगा। जैसे जैसे मैं बैटरी की वोल्टता बढ़ाऊंगा ये विभव प्राचीर कम हो जाएगा। जैसे ही बैटरी उससे ज़्यादा वोल्ट की हो जाएगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो प्राचीर का मान घटता है। अवक्षय परत की चौड़ाई भी क्या होती है, घटती है। अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है। और जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं, मुख्य आवेश वाहक, मुख्य आवेश वाहक क्या है, पी क्षेत्र में कोटर है और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है। मुख्य आवेश वाहक संधि को पार कर जाते हैं तथा धारा बहने लगती है, बहती। ठीक है, अब देखो ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊं तो इधर सपोज धारा है, करंट, और इधर है विभव जो कि अप्लाइड है, मतलब बाहर से जो लगाया जाए। तो जब तक विभव क्या है, कम है विभव प्राचीर से, तब तक करंट थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कुछ ही कोटर इलेक्ट्रॉन जो है जा पाएंगे जिनके पास ज़्यादा ऊर्जा है। लेकिन जैसे ही उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होता है तो एकदम से करंट का वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये क्या है, ये है, इसको बोलते हैं वी नोट या विभव प्राचीर। तो ये आई वी ग्राफ है किसके लिए, अग्राभिनट के लिए। किसके लिए, अग्राभिनट के लिए। देखो जब तक V जो अप्लाइड विभव है हमने बाहर से जो लगाया है, मतलब बैटरी का, वो कम है, तब तक क्या करेंगे, कुछ ही जो ज़्यादा ऊर्जा के कोटर है वो ही इसको पार कर पाएंगे। ये अभी भी रोक रहा है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पर्टिकुलर वैल्यू से आगे जाएंगे फिर फ्रीली, इसको इधर जाना है जाओ, इसको इधर आना है आओ, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। तो ऐसे करके कुछ इसमें क्या होती है, अग्राभिनत स्थिति में धारा बहती है। चलो अगला क्वेश्चन है, अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान को बढ़ा देने पर उसके प्रास और सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो अमीटर क्या है, ये मेरा एक सपोज गैल्वेनोमीटर, मतलब कि धारा मापी। इस अब ये धारा मापी क्या है, ये धारा मापी बहुत बड़े करंट को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा। छोटा सा ही करंट में इसका फुल डिफ्लेक्शन हो जाएगा और फिर अगर ज़्यादा करंट देंगे तो फूक जाएगा, टूट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक बहुत ही छोटा प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ, ठीक है। समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ दें, ठीक है। इसको हटाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा प्रतिरोध है, इसी को शंट बोलते हैं, इसके समांतर क्रम में। अब ये क्या बन गया, ये पूरी युक्ति एक अमीटर बन गई है, अमीटर, ऐसे ये बन गया अमीटर। अब ये कम प्रतिरोध मैंने इसलिए लगाया ताकि जैसे करंट आए, जैसे कि, तो मोस्टली करंट इधर से गुजर जाए, बड़ा हिस्सा 99% लगभग, और 1% ही करंट जो है इधर से जाए। सपोज कि मैंने जो है 10 एम्पियर का करंट भेजा इधर से, तो मैं चाहता हूँ कि 9.9 एम्पियर करंट इधर से चला जाए और 0.1 एम्पियर करंट ही इधर से जाए, ठीक है। अब अगर मैं इस शंट का प्रतिरोध जितना कम करूँगा, जितना इसका प्रतिरोध कम करूँगा, इधर से करंट उतना ही ज़्यादा बहेगा, इधर उतना ही कम जाएगा। अगर मैं इस शंट का प्रतिरोध ज़्यादा करूँगा, इधर ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो इधर करंट कुछ कम जाएगा, इधर करंट जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अब जो सुग्राहिता है इसकी, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता इसकी है π/I, S बराबर π/I या NBA/C, नंबर ऑफ टर्न्स
कितने हैं फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र, एरिया और ये एंटन का नियतांक। तो ये डिपेंड करती है सुग्राहिता गैल्वेनोमीटर पे बनाया कैसे है, उसकी बनावट पे, ना कि हम उसमें करंट कितना भेज रहे हैं उस चीज पे। तो सुग्राहिता जो है, सुग्राहिता सुग्राहिता तो नहीं बदलेगी, नहीं बदलती, सुग्राहिता नहीं बदलती, क्योंकि वो तो डिपेंड करती है इसकी बनावट पे, ना कि इसमें करंट कितना जा रहा है। लेकिन देखो, जब इसमें 0.1 एम्पियर का करंट आ रहा था, तो मेरे को बता रहा था कि 10 एम्पियर का करंट है भैया, ऐसे ही हमने अपना सिस्टम सेट कर रखा था। तो मैं क्या कर पा रहा था, इसमें से 10 एम्पियर तक के करंट को नाप ले रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे इसका प्रतिरोध मैंने जो है बढ़ा दिया, इसका प्रतिरोध इंक्रीज कर दिया, प्रतिरोध इंक्रीज करने से क्या हुआ, सपोज कि इधर करंट जो है 1% से जाके 2% चला गया, और सपोज 0.1 एम्पियर ही मैक्सिमम लिमिट है इसकी। तो 2% से क्या मतलब है कि अब ये जो है इधर 5 एम्पियर का जो करंट आएगा उसको ही नाप देगा, क्योंकि 5 एम्पियर का ही 2% क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अगर 6 एम्पियर का करंट भेजा तो वो इससे फूक जाएगा। तो मतलब ये क्या कर रहा था, ये जो पहले सपोज दैट कि ये पहले 0.1 एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर तक के करंट को नाप ले रहा था, अब ये क्या करता है, अब ये 0.1 से लेकर के केवल 5 एम्पियर तक के करंट को ही नापता है। देखो, कम भेजने से तो कोई दिक्कत नहीं, कम को तो नाप ले रहा है, वो भी एक लिमिट में होना चाहिए। बहुत ही कम होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा तो नहीं नाप पाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, अब जो मैक्सिमम लिमिट जो पहले 10 एम्पियर पे हुआ करती थी, अब वो मैक्सिमम लिमिट कहाँ पे आ गई, 5 एम्पियर पे। तो जैसे जैसे मैं इस शंट का प्रतिरोध बढ़ाऊंगा, वो मैक्सिमम लिमिट कम होती चली जाएगी, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट कम होगी, यानी जो रेंज है या परास है, जहाँ से जहाँ तक के बीच में कर रहा था, परास जो है वो परास कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एमीटर की मेरे परास क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर यार प्रतिरोध बढ़ाऊंगा तो सुग्राहिता नहीं बदलती, लेकिन परास क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, इधर करंट ज़्यादा पहुंच रहा होगा, और ये बहुत ज़्यादा करंट झेल नहीं सकता है गैल्वेनोमीटर, इसलिए हमने ये जो है बाईपास बना रखा था कि इधर से गुजर के चला जाए, इधर ना पहुंचे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। कांच का प्रिज्म है, उसका अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है, दोनों का वायु के सापेक्ष दिया है। अब देखो, पतला प्रिज्म बोला है, पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम बराबर n माइनस ए और ए, ठीक है। अब ये n लिखने की बजाय मैं इसको ANG लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये क्या है, ये है कांच जिससे कि प्रिज्म बना है, उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ठीक है। और ये इसका न्यूनतम विचलन वायु में था। अब न्यूनतम विचलन अगर जल में निकालूँ, उसको मैं डेल्टा एम डैश बोल देता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा इसका जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका, कांच का, ठीक है। और कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आएगा, देखो ANG की वैल्यू तो कितनी थी, ANG की वैल्यू यानी कांच का वायु के सापेक्ष होता है 3/2। तो इधर अगर मैं 3/2 वैल्यू रखूँगा, 3/2 में से एक जाएगा तो 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी A/2। इधर WNG निकालूंगा कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अपॉन जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, यानी 3/2/4/3, और ये इधर, तो ये आ जाएगा 9/8। तो वैल्यू इधर रखी जाएगी 9/8, तो 9/8 माइनस 1 इंटू ए, ये आ जाएगा 1/8A। और जो 1/8A जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 गुणा A/2,
1/4 गुना A/2, अरे 4 दूनी अभी भी 8 है। और ये क्या है, A/2 जो है, A/2 कुछ और नहीं बल्कि वायु में जो विचलन है वो है डेल टाइम। तो 1/4 इंटू डेल टाइम, तो डेल टाइम डैश जो है वो आ गया है डेल टाइम का 1/4। बहुत ही आसान सवाल था, बस सापेक्ष अपवर्तनांक पे बेस्ड था। ध्यान से देख लो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बुक खोल के सापेक्ष अपवर्तनांक देख लो, 2.5 मिनट लगेगी, सारा समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो विस्थापन धारा होते क्या है, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा जो है वास्तव में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसकी वजह से होता है। इट इज समथिंग रिलेटेड टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन है। तो एक्चुअली इसको हम लिखते हैं विस्थापन धारा I बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर और उसमें एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई। ये टर्म एक्चुअली देखो, अगर मैं इस टर्म को लिखूं एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी, और देखो हमको पता है क्या विद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, वो तो करंट होता है, धारा। इसलिए क्योंकि ये क्वांटिटी एक जो है एक धारा के इक्विवेलेंट है, इसलिए ऐसे विस्थापन धारा को परिभाषित करना। लेकिन इसको धारा ही क्यों बोला, क्योंकि हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं सीधा विद्युत क्षेत्र में जो है परिवर्तन हो रहा है। तो बिकॉज कि विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। क्या हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। और हम कहते थे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो केवल धारा की वजह से होता है, इसलिए इसी को धारा बना लो। एक्चुअली हमने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा था, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट आई, उसी में थोड़ा सा संशोधन करके मैक्सवेल ने उसको म्यू नोट आई प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी ये बना दिया। तो ये इसको हमने बोला कि ये जो धारा है पहले से ही, इसको बोलेंगे चालन धारा, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन की वजह से। अभी आपको विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन कहाँ है इसमें वो भी दिखाते हैं। तो इसको बोल दिया हमने कि यह है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा और कुछ नहीं, क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन है, थोड़ा कांस्टेंट की मल्टीप्लाई तो होती रहती है, डी बाई डी टी। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यही तो होता है। या इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, डी ई बाई डी टी इंटू डी एस बंद। तो हो गया रहा है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से डायरेक्टली क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोल दिया है, ये टर्म, ये इसको बोलते हैं विस्थापन धारा। तो जहां जहां भी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है वहां वहां उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसके इक्विवेलेंट हम जो है एक टर्म परिभाषित करते हैं विस्थापन धारा। जैसे चालन धारा में आवेश प्रवाहित हो रहा होता है, आवेश एक बिंदु से दूसरी जगह जा रहा होता है, ऐसे विस्थापन धारा में कुछ नहीं जा रहा होता, ठीक है। ये बस विद्युत क्षेत्र बदल रहा है समय के साथ साथ। और देखो एक और चीज, जो हमारा चालन धारा है, कंडक्शन करंट, वो क्या होता है, कोई मान लिया बैटरी लगाई किसी परिपथ में, वी विभवांतर की आई धारा है, तो आई बराबर वी बाई आर होता है।
अगर वो तार एक समान रूप का है, एल लंबाई का है, तो मैं इस वी को ई इंटू एल भी लिख देता हूँ। ई विद्युत क्षेत्र और एल तार की लंबाई बटे आर। तो इट इज वेट, आप देख सकते हो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विद्युत क्षेत्र के। लेकिन जो विस्थापन धारा है, विस्थापन धारा किसके प्रोपोर्शनल है, कहीं तो लिखा था विस्थापन धारा प्रोपोर्शनल है ये विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर के, मतलब डी ई बाई डी टी के, वो प्रोपोर्शनल है डी लिख देता हूँ और इधर ए टी है, एप्सिलॉन नोट और ए हो रहा जाएगा, ए एरिया के लिए, ठीक है। मतलब जो डी फाइव बाई डी टी है यही बन गया है, ए कॉन्स्टेंट मान लिया तो डी बाई डी टी। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर के, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर के। और हमें पता है विद्युत क्षेत्र जो है वो साइनोसॉइडल कुछ फंक्शन होता है, ई बराबर ई नोट, साइन पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद ओमेगा टी माइनस के एक्स करके करके। और साइन वाले फंक्शन की क्या खास बात है, ये देखो जैसे ये ऐसे से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है, तो अगर मैं कोई भी फंक्शन बोलूँ ए फंक्शन इधर है, तो यहाँ पर इसकी रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है, और जहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पर इसकी रेट ऑफ चेंज क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। यानी कि अगर मैं वही डी ए बाई डी टी निकालूंगा, ए कुछ भी रैंडम चीज़ है, आप एक्स बोल सकते हो, तो ये वो कुछ ऐसा आएगा। मतलब किसी भी फंक्शन में और उसके रेट ऑफ चेंज में क्या है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का कलांतर है। और क्योंकि चालन धारा डिपेंड कर रही है विद्युत क्षेत्र पे और विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र की परिवर्तन की दर पे, ठीक है, तो इन दोनों में भी कलांतर क्या हो जाएगा, इन दोनों में भी कलांतर जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो ये क्या इसकी सार्थकता है विस्थापन धारा की, ये वास्तव में विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन को दर्शाता है, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र धारा से उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम भी थोड़ा धारा वाली क्वांटिटी बना के इसको बोल दिया ये विस्थापन धारा है, ठीक है। तो ओनली इतना ही इसकी सार्थकता के बारे में फिलहाल मैं बता सकता हूँ। ओके, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।